प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम हमारे संविधान यानी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के सतत प्रयत्न, अध्ययन, विचार विमर्श, चिंतन एवं परिश्रम का निचोड़ है। इसे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और कार्यों का निर्धारण करता है। साथ ही सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। हमारे संविधान पर दृष्टिपात करने से हम इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार पाते हैं। सबसे लंबा और लिखित संविधान। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है कि यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है। सामान्यतः संविधान का आकार अत्यंत छोटा होता है। संविधान में मोटी मोटी बातों का उल्लेख कर दिया जाता है और अन्य बातें अर्थान्वयन के लिए, अर्थात जब क्रियान्वयन किया जाएगा तब समुचित समीक्षा के द्वारा उसका अर्थ लिया जाए, इसके लिए छोड़ दी जाती है। लेकिन भारत का संविधान इसका अपवाद है। सर आई जेनिंग्स के शब्दों में भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। आलोचक इसे वकीलों का स्वर्ग कहकर भी संबोधित करते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत समृद्ध, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से यानी 1949 में जब संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियां शामिल थी। समय समय पर इसमें संशोधन होते गए और वर्तमान में इस संविधान में एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद जो कि अब 25 भागों में विभक्त है और साथ में 12 अनुसूचियां शामिल है। संविधान को 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। संविधान के 2 प्रकार माने जाते हैं। लिखित संविधान जैसे कि अमेरिका का संविधान है और अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान है। लेकिन हमारा संविधान भी लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संशोधन की दृष्टि से भारत का संविधान न अधिक कठोर है और न ही अधिक लचीला है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उसे कठोर या अनम्य माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान जो कठोर संविधान है, और लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण करने के लिए होती है, यानी संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है। वह लचीला संविधान कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह से संशोधनों का प्रावधान किया गया है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और साथ ही कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। यानी कुछ प्रावधान संशोधन के लिए बड़े सरल हैं और कुछ प्रावधान बड़े कठिन हैं। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह बहुत ही सरलता से संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से भी संशोधित किए जा सकते हैं। इसलिए हमारे संविधान को कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय वाला संविधान कहा गया है। हमारे संविधान की एक और विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे
दो सरकार अर्थात केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें होती है। शक्तियों का विभाजन किया जाता है। राज्य और केंद्र के बीच में लिखित संविधान होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और दो सदनों की व्यवस्था, ये सभी लक्षण संघीय स्वरूप के होते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। एकात्मक लक्षण भी भारत के संविधान में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक सशक्त केंद्र सरकार होती है, एक ही संविधान होता है, यानी केंद्र और राज्यों के अलग अलग संविधान नहीं होते हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान है, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, अखिल भारतीय सेवाओं की उपस्थिति और आपातकालीन प्रावधान का होना, यह एकात्मक लक्षणों को दर्शाता है। फिर भी हमारे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे संविधान की अगली विशेषता है जिसमें सरकार के संसदीय रूप को स्वीकार किया गया है। भारत को राज्यों का एक संघ माना गया है और यहाँ का संविधान संघात्मक है। संघात्मक संविधान भी दो प्रकार के होते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली वाले और संसदीय प्रणाली वाले। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, जैसा कि अमेरिका में है, जबकि संसदीय शासन पद्धति में शासन की वास्तविक बागडोर जनता में निहित होती है। सरकार जनता के लिए और जनता द्वारा ही चलाई जाती है और जनप्रतिनिधि मंत्रिपरिषद के रूप में शासन का संचालन करते हैं। भारत में संसदीय शासन पद्धति को अंगीकृत किया गया है। यहाँ शासन की वास्तविक सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के हाथों में सुरक्षित है। राष्ट्रपति देश का मुखिया अवश्य है, लेकिन नाम मात्र का है, और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही सारे कार्य करता है। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। संसदीय प्रणाली को उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है, यानी हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों की सरकारें भी इसी संसदीय प्रणाली का अनुगमन करती है। संविधान में अगली विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होते हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत और अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य के कानूनों को भी समीक्षित और लागू करता है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक भी है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। संसद एवं न्यायपालिका में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इन दोनों सिद्धांतों के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी संसद के बनाए कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय संविधान का हवाला देकर
निरस्त कर सकता है। वहीं दूसरी ओर संसद भी अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। इस प्रकार हमारे यहाँ संसद एवं न्यायपालिका में समन्वय की स्थापना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। हमारे संविधान का प्रमुख लक्षण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना है। इसे सर्वप्रभुत्व संपन्न इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी संप्रभुता, हमारे देश की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में निहित नहीं होकर भारत की जनता में निहित है। यह बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त है। अपनी आंतरिक एवं बाहरी नीतियों का निर्धारण और नियंत्रण स्वयं भारत ही करता है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यहाँ का शासन जनता के हाथों में सुरक्षित है और यह प्रजातंत्र की इस कसौटी पर भी खरा उतरता है कि यहाँ सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा ही संचालित है और इस सरकार का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण करना है। समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता। हमारा संविधान समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता का पोषक है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाजवादी समाज की संरचना के सपने को साकार करता है। इसकी प्रस्तावना में ही, यानी संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अवगाहन किया गया है। सभी प्रकार के विभेदों को समाप्त कर समता के सिद्धांत का प्रतिपादन इस संविधान द्वारा किया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के अध्याय से निकालकर साधारण संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित करना समाजवादी स्वरूप की पुष्टि करता है। संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का वचन भी दिया गया है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसमें सभी धर्मों को समान मान्यता प्रदान है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार और धर्म को स्वैच्छिक रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता हमारे संविधान द्वारा दी गई है। यहाँ किसी भी व्यक्ति पर राज धर्म नहीं है, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। उल्लेखनीय है कि समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता, इन दो बातों को संविधान के मूल प्रारूप में समाहित नहीं किया गया था। मूल प्रारूप में ये शामिल नहीं थे। इसे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार ये कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे संविधान में निहित है। इन मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। मौलिक अधिकार वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं और उल्लंघन करने की स्थिति में राज्य द्वारा इनके उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। भारत के मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें यानी नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है
कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, इनका पालन करे। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। राज्यों की मॉरल ड्यूटी है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपने शासन में अपनाए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वे शुरू में संविधान में मौजूद नहीं थे। इनमें से 10 मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा, इन 11 मौलिक कर्तव्यों के आधार पर यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे इत्यादि। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, उसका संबंध 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के पालकों से है। उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्यतः विद्यालय भेजकर उन्हें शिक्षा प्रदान करावेंगे। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें स्मरण रखना है कि उन्हें अपने समाज, देश और अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। नीति निर्देशक तत्वों की तरह इन कर्तव्यों को भी कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। इस अवधारणा को रूस के संविधान से लिया गया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। अर्थात हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, जिसने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता और संपदा इत्यादि के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए, बिना किसी प्रकार का उनमें भेद माने हुए मतदान करने का अधिकार सभी को दिया गया है। वर्ष 1989 में संविधान में एक संशोधन किया गया था। वह 61वां संविधान संशोधन था और उसके अनुसार मतदान करने के लिए जो उम्र पहले 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। इस प्रकार भारत का संविधान एक अनूठा एवं विलक्षण संविधान है, जिसे विश्व के आदर्श संविधानों में से एक की संज्ञा दी जा सकती है। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है और समानता के सिद्धांत को भी लागू करता है। साथ ही कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और नई प्रत्याशाओं को भी जगाता है। एक और विशेषता हमारे संविधान द्वारा अपनाई गई है, हमारे देश को दी गई है, वह है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान फेडरल है और उसके 2 लक्षण एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है और वह नागरिकता है सिर्फ भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 प्रकार की नागरिकताएं होती है। न कि उनके पास एक देश की नागरिकता होती है, यानी अमेरिकन नागरिक वो होते हैं, और जिस राज्य में वे रहते हैं अमेरिका के, उस राज्य की भी अलग से उनके पास नागरिकता होती है। ये 2 प्रकार की नागरिकताएं वहां पर होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही नागरिकता का प्रावधान है और वह है भारतीय नागरिकता। 2 नागरिकता जहाँ पर प्रावधानित है, जैसे अमेरिका में, वहां का नागरिक दोनों प्रकार के अधिकारों का लाभ उठाता है, राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते भी और दूसरा अपने राज्य का नागरिक होने के नाते भी। लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता है और वह है भारतीय नागरिकता। सभी नागरिकों को हमारे यहाँ पर, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हो या रहते हो,
संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जैसे अंग की व्यवस्था करता है, उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ अन्य स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है जिनका महत्वपूर्ण कार्य है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, उदाहरण स्वरूप निर्वाचन आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि। संविधान की एक और विशेषता है कि इसमें आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा करना तथा संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को भी सुरक्षित रखना, यह इसका उद्देश्य है। और संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। बाहरी युद्ध हो जाए या आक्रमण हो जाए अथवा देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह पैदा हो जाए, ऐसी अशांति जो इनसे उत्पन्न होती है, उस अवस्था से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। राज्य में आपातकाल, जिसे हम कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होना, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता हो जाए या कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य न करे या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन न करे, उसमें पालन करने में असफलता हो जाए, तब उस राज्य में अनुच्छेद 356 के अनुसार आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसे ही वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय उसका संकट में आ जाए, आर्थिक संकट घोर स्थिति में आ जाए, भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाए, तब वित्तीय आपातकाल की स्थिति 360वें अनुच्छेद में लगाई जा सकती है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। एक और विशेषता हमारे संविधान की है, त्रिस्तरीय सरकार का इसमें प्रावधान है। त्रिस्तरीय सरकार मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में भी 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था स्थापित थी। केंद्र सरकार की व्यवस्था और राज्य सरकार की व्यवस्था, ये 2 स्तर थे। इसके संबंध में प्रावधान थे और इनकी शक्तियां भी अलग अलग अंतर्विष्ट की गई थी। बाद में 1992 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ और इन 73वें और 74वें संशोधन के फलस्वरूप स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। 73वें के द्वारा पंचायती राज और 74वें संशोधन के द्वारा नगरीय शासन की इकाइयों की, स्वशासित इकाइयों की स्थापना हुई और इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस प्रकार 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात हमारी जो व्यवस्था है, जो राज व्यवस्था है, वो त्रिस्तरीय हो गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन की इकाइयां यानी स्थानीय सरकार। यह विश्व के किसी भी संविधान में नहीं देखने को मिलता है। इस प्रकार हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं को आज हमने देखा, सुना और समझा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।